हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संगीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। टुडे आई हैव selected one topic of unit 1, that is nucleic acid, and we are moving to the mechanism of transcription in prokaryotes. As I have already given the PDF of DNA replication and I hope you have understood pretty well. So now I am moving to the transcription in prokaryotes. Before starting the mechanism, I just want to give introduction about what is the difference between prokaryotes transcription and eukaryote transcription. So if suppose this is a prokaryotic cell, this is a eukaryotic cell. So in eukaryotic cell have nucleus which DNA is present, and here it is no nucleus and it is the DNA is present in the cytosol. और उसके बाद mRNA बन रहा है, ठीक है, इसमें भी mRNA बनना, लेकिन इसमें जो mRNA बना है बिकॉज यूकैरियोटिक डीएनए में बहुत सारे जंक डीएनए होते हैं, इसलिए जो mRNA स्ट्रैंड बनता है उसमें बहुत सारे एक्सॉन इंट्रॉन पोर्शंस होते हैं। तो इंट्रॉन जो होता है उसको नॉन फंक्शनल है, उसको कोडिंग नहीं की जाती है, इसलिए इंट्रॉन को रिमूव करना होता है। यहाँ पे अगर हम सारे इंट्रॉन को हटा के और एक स्ट्रैंड बनाएंगे सिर्फ एक्सॉन का, तो वो किस प्रोसेस से बनेगा? आरएनए स्प्लाइसिंग से, ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे और एक्सॉन्स को एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे। नाउ दे आर रेडी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। पर उसके जाने से पहले उसमें कैपिंग होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में जो है उसमें कैपिंग होगा। कैपिंग और किसके थ्रू? गुआनिन के थ्रू। एंड पॉली एडिनाइलेशन चेन बनता है जो डिफरेंट एडिनाइन को ऐड किया जाता है उसके टेल रीजन में। नाउ दे आर रेडी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि इसमें जंक डीएनए की वजह से इसमें एक्स्ट्रॉन और इंट्रॉन बनता है और इसमें प्रोकैरियोट्स में असर नहीं होता, वो सीधे साइटोसोल में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और इसमें ट्रांसलेशन साइटोसोल में होता है और न्यूक्लियस में ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। सो नाउ वी वर मूविंग टू द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. So let's understand what is transcription. Transcription is the part of central dogma in biology which states that genetic information flows from DNA to RNA by transcription and from RNA to protein by translation. Okay, that is the thing we need to understand. The DNA contain every information but it needs to be coded. Okay, so from DNA to RNA and RNA to protein, and the protein are the functional unit. They will do all the functions according to law and rule of DNA. Okay, so to produce protein, this is the one of the method. Transcription is the way by which we can by transcription we are going to produce mRNA and mRNA going to protein, and protein is the function जो कि रूल करता है हमारे बॉडी में और एज ए फंक्शनल यूनिट वो वर्क करता है। डीएनए का रूल चलेगा बट फंक्शनल यूनिट जो काम करेगा वो प्रोटीन रहेगा, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ये है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स है, इसके एक जो स्ट्रैंड है उसको चूज करेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रैंड जो है वो चूज होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो बताता है हमारा प्रोमोटर और टर्मिनेटर साइट, ठीक है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर साइट से हम बता पाएंगे कि विच स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, सो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इसमें पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कितने यूनिट्स हैं। ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कितने यूनिट्स है डीएनए में। तो पहला जो पोर्शन है उसको हम प्रोमोटर कहेंगे, दूसरे को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे, तीसरे को टर्मिनेटर कहेंगे। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोमोटर है उसको अपस्ट्रीम रीजन भी कह सकते हैं, अपस्ट्रीम रीजन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को स्ट्रक्चरल रीजन, स्ट्रक्चरल जीन कह सकते हैं, और टर्मिनेटर को डाउनस्ट्रीम रीजन, डाउनस्ट्रीम रीजन। एक सिंपल वे में इसको समझाना चाहूंगी कि अगर
जो भी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो या रेप्लिकेशन हो, जो भी ये थिंग्स होते हैं हमारे बायोलॉजी में, वो डायरेक्शनलिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में होते हैं। तो ये हमेशा जो होता है वो हमेशा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रैंड को चुनते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, अगर इसको चुनते हैं, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है, अगर इसको हम चूज करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो आरएनए बनेगा यहाँ पे, वो कैसा होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये इसका मतलब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसा चूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा जो आरएनए है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। अगर हम इसको चूज करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम आरएनए बनेगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड ये होगा, क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है, और इसके अपोजिट में जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शनलिटी को मेंटेन कर रहा है। ये अगर हम इसको चूज करते हैं तो इसका मतलब यही होगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये मैंने अपनी समझ से बताया है। एक और रीजन जो साइंटिफिकली रीजन है वो ये है कि प्रोमोटर ही बताता है कि कौन सा टेम्पलेट होगा, कौन सा नॉन टेम्पलेट होगा, ठीक है। उसके लिए बताऊंगी मैं आगे। नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड होता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड भी इसको कहते हैं। और इसको क्यों कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं वो भी हम लोग बताएंगे आगे, और क्यों ये सेंस स्ट्रैंड है और ये नॉन सेंस स्ट्रैंड होगा, ठीक है। अब ये प्रोमोटर कैसे बताएगा कि कहाँ कौन सा होगा टेम्पलेट, ओके। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वहां से +1 हम कह सकते हैं, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो इसका पहला न्यूक्लियोटाइड को हम +1 कह सकते हैं, दूसरे को +2 +3 कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोमोटर में होगा वो माइनस की ओर काउंटिंग में आता है, तो इसको हम, इस रीजन को हम कहते हैं -10, और इसको कहते हैं -35 रीजन, ठीक है। एलिमेंट यू कैन से ऑल्सो कि इट इज -10 एलिमेंट, इट इज -35 एलिमेंट। यहाँ पे क्या होता है, -10 रीजन के पास इसको 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक चेन मिलता है जिसे हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं, टाटा बॉक्स, ठीक है। और वो कैसा होता है, 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ठीक है। इसको टाटा बॉक्स कहते हैं और प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं, प्रिब्नो बॉक्स। एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, डेविड प्रिब्नो जिनका नाम था, ठीक है। उन्होंने ये बॉक्स को डिस्कवर किया था, और ये जहाँ पे ये होगा वही कहलाएगा प्रोमोटर साइट, ठीक है। और ये हमेशा जो हमारा जिसको हम चूज करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके अपोजिट स्ट्रैंड में ये बना रहेगा, यानी कोडिंग स्ट्रैंड पे ये टाटा बॉक्स सिचुएटेड रहेगा, ठीक है। अगर वो अपोजिट हो जाएगा तो स्ट्रैंड भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। इसको बताना चाहूंगी, इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स बाय स्विचिंग इट्स पोजिशन with terminator. The definition of coding and template strand could be reversed, ठीक है। अगर प्रोमोटर यहाँ हो जाएगा तो हमारा जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन सिंपली आप इससे भी समझ सकते हैं कि उसको हमेशा होना है, एक डायरेक्शन फॉलो करना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो वो अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड को चूज करेगा तभी उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकता है, इसलिए ये इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और दूसरा हम क्यों चूज करेंगे, उसका रीजन ये है कि जहाँ पे टाटा बॉक्स होगा उसके दूसरे वाला जो स्ट्रैंड होगा उस पे ही, उसको ही टेम्पलेट स्ट्रैंड चूज करेंगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू लिसन वेयर केयरफुली कि विच स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी चूज फॉर रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हम इसे चूज करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो जो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, और ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला, ठीक है। इसलिए ये और ये बिल्कुल एकदम सेम होगा, ठीक है।
समझ रहे हो ना कि ये जो हमारा एक स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक आरएनए चेन बनेगा, वो बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये और ये दोनों ही है। तो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होगा का मतलब कि सिर्फ आरएनए में थायमिन होगा यूरेसिल की जगह पे, ठीक है, सॉरी यूरेसिल होगा थायमिन की जगह पे आरएनए में, बस ये डिफरेंस होगा, बाकी सारा सेम होगा, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहले की तरह मैं आपको फिर से परेशान करने वाली हूँ कि एक क्वेश्चन है, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आप ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन समझे होंगे तो इसका आंसर इजीली दे पाएंगे, ठीक है। और यू कैन communicate with me by in comment box or by whatsapping me, okay. So let's move कि यहाँ पे हमने समझ लिया कि प्रोमोटर साइट क्या है। प्रोमोटर साइट इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। और टर्मिनेटर क्या है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना बंद हो जाएगा। 3 साइट्स हमने देखे और हमने ये देखा कि कौन सा स्ट्रैंड चूज होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो उसके मैंने 2 मेथड बताए थे, एक डायरेक्शनलिटी और एक टाटा बॉक्स, ठीक है। टाटा बॉक्स जिस साइड पे होगा उसके अपोजिट वाला साइड जो होगा वो चूज होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और वो कोडिंग स्ट्रैंड क्यों है, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और फिर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, इसलिए वे कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा और सेंस स्ट्रैंड कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोमोटर साइट में क्या ऐसा होता है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, यहाँ पर बस एक ही एंजाइम काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का 6 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। 2 अल्फा यूनिट है, 2 बीटा है, एक बीटा प्राइम है, एक ओमेगा है और एक सिग्मा है, ठीक है। अगर ये सारे एक दूसरे से बाइंड अप रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम, ठीक है। और ये एक वक्त आता है जब सिग्मा को ये सारे यूनिट्स को छोड़ के जाना पड़ता है सिग्मा को, इसलिए इसमें मैंने इसे कर दिया कोर एंजाइम प्लस सिग्मा एंजाइम, सिग्मा सब यूनिट, ओके। इफ सिग्मा सब यूनिट प्लस कोर एंजाइम इज होलो एंजाइम, ठीक है। इसको सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया, ये कोर एंजाइम हो गया, कोर एंजाइम, और ये सिग्मा सब यूनिट। सिग्मा अब ये सोचना है कि सिग्मा सब यूनिट को अलग क्यों होना पड़ता है, क्योंकि सिग्मा सब यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल है। ये रोल है कि वो पहचानता है कि कहाँ पे हमें बाइंड होना है और कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं इस होलो एंजाइम को, ठीक है। अभी ये पूरा होलो एंजाइम है, तो ये अगर यहाँ बाइंड करता है, ठीक है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया प्रोमोटर साइट पे आके, और विद द हेल्प ऑफ सिग्मा सब यूनिट बताता है कि कहाँ पे जाके बाइंड होना है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जैसे वहाँ पे आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज आके एक रेप्लिकेशन बबल बनाता है, उसी तरह यहाँ ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बना देगा, यानी यहाँ के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देगा और रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा, जैसे ये मैंने दिखाया, ठीक है। ये रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बैठ गया है, ठीक है। रेप्लिकेशन बबल उसकी वजह से बन चुका है, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे बीच में सब टूट चुके हैं और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेशन, यानी +1 जो है न्यूक्लियोटाइड यहाँ बना, तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, पहला न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा। ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से कैसे ज्वाइन होंगे, 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से सारे जुड़ते रहेंगे, और ये डीएनए जो है आरएनए से कैसे जुड़ेगा, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ से
शुरू हो गया है आरएनए चेन बनना। लेकिन जब 8 या 9 आरएनए चेन आरएनए चेन बनते हैं, 8 या 9 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए चेन अगर बन जाता है तो फिर क्या होता है कि ये जो है ना सिग्मा पार्ट वो मूव कर जाता है, ये हट जाता है, क्योंकि इसको अब और आगे बढ़ना है, रेप्लिकेशन बबल को और बढ़ाना है। जब ये साथ में रहेगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा, ये जो बबल है वो मूव नहीं कर पाएगा। सो ये रिमूव हो जाता है, जो सिग्मा पार्ट है वो हट जाता है यहाँ पे। 6-7 8-9 यू कैन से कि 8-9 न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद वो रिमूव हो जाता है। तो इसके रिमूव होने से क्या होता है कि इस पार्ट में जो कोर एंजाइम का पार्ट है उसमें कन्फर्मेशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत लाइट वेट हो जाता है और एबल हो जाता है आगे मूव करने के लिए। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि हर स्टैंड में ये दिखाना जरूरी है कि वो किधर से किधर जा रहा है, यानी डायरेक्शन को शो करना जरूरी है। उसके बाद मैंने थर्ड इनिशिएशन आपने समझ लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हुए थे, अब ये क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज के मूव करने की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो बाकी जो प्रीवियस वाले जो स्टैंड थे वो बन जाएंगे और जो आरएनए चेन बना है वो नीचे लटक जाएगा। ठीक है, क्यों लटक जाएगा? क्योंकि 5 प्राइम से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, ये 5 प्राइम से बन रहा है, तो जो बनता हुआ पार्ट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो मैंने यहाँ शो किया है इस डायग्राम में कि बनता हुआ पार्ट को नीचे की तरफ वो लटक रहा है और आगे वो आरएनए चेन बनता जा रहा है। फिर जब टर्मिनेटर पार्ट आएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलोंगेशन हो गया। ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है, इलोंगेशन हो गया। इनिशिएशन देख लिया, इलोंगेशन देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टू टर्मिनेशन। ठीक है, तो टर्मिनेशन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप आराम से बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इतना आप पहले समझ लीजिए एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्मिनेशन पार्ट, टर्मिनेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसको आंसर कीजिएगा। ठीक है, आई नीड टू से कि व्हाट इज यू हैव अंडरस्टूड एंड, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या समझे हो और कैसे उसको आंसर कर पा रहे हो। ठीक है, इफ यू विल नॉट आंसर देन आई विल गिव यू द आंसर। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ and use your this time very productive. Okay, thank you.